देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, अब इस पर मंथन तेज हो गया है। इससे पहले जगदीप धनखड़ ने बीती रात 9 बजे स्वास्थ्य कारणों के चलते इस्तीफा दे दिया और अब ये सरकार को तय करना होगा, सरकार को नाम निकाल कर लाना होगा कि जगदीप धनखड़ का उत्तराधिकारी कौन होगा, उपराष्ट्रपति के तौर पर, राज्यसभा में सभापति के तौर पर। और कई नाम अब सामने आने भी लगे हैं, लेकिन जिस एक नाम ने हर किसी को चौंका दिया है और कहा जा रहा है कि अगर इस नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला तो ये एक बार फिर से मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक बन जाएगा जिस मास्टर स्ट्रोक की काट पूरे विपक्ष के पास कहीं भी नहीं रहेगी। टीएमसी भी मजबूर हो जाएगी, कांग्रेस भी मजबूर हो जाएगी, जेडीयू तो रहेगी ही रहेगी, आरजेडी भी मजबूर हो जाएगी। और दक्षिण भारत में भी जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं केरल में, वहां भी इस नाम पर मजबूरी निकलकर सामने आ जाएगी। और कुल मिलाकर अगर इस नाम पर केंद्र की मोदी सरकार मुहर लगाती है, इस नाम का आंगो बढ़ाती है, तो पूरा विपक्ष अपने ही माथे को पीटता रह जाएगा कि हम तो जगदीप धनखड़ साहब के अचानक इस्तीफे पर हो हंगामा मचाते रहे, शोरगुल करते रहे, और यहां मोदी सरकार ने वो कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नाम कौन कौन से निकलकर सामने आ रहे हैं? एक नाम तो हरिवंश नारायण का निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि फिलहाल वो राज्यसभा में उपसभापति हैं और इस पद की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। तो एक स्वाभाविक सी बात होती है कि फिलहाल कारकालिक राज्यसभापति के तौर पर तो उनका नाम है ही। और इस नाम को यह भी देखा जा रहा है कि जेडीयू के सांसद हैं, तो भैया जेडीयू को खुश करने के लिए और जेडीयू को मजबूती देने के लिए उनका नाम भी आ सकता है। तो ये एक संभावित नाम है, लेकिन इस पर उतना हो हल्ला नहीं है। अब सोशल मीडिया की सियासत तो एक अलग चल रही है, अलग अलग नाम आ रहे हैं। नीतीश कुमार पर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन देखिए साहब, इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार फिलहाल उपराष्ट्रपति के लिए तो उतने मजबूत दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ नहीं बोल रही है। जब उनके बिहार में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा होती है तो दबी जुबान कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो दब जाती हैं। और नीतीश कुमार को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी क्या करने वाली है पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए उनकी चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष को लगता है खास तौर पर कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत है। देखिए, विपक्ष के अपने दो यहां पर नैरेटिव हैं, दो उनके ओपिनियन है। एक ओपिनियन विपक्ष का ये है कि बिहार में हम सत्ता में आ रहे हैं, महागठबंधन बिहार में सत्ता में आ रहा है, और दूसरी तरफ विपक्ष ये भी सोचता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जेडीयू कमजोर हो रही है और नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने इंतजाम कर रही है, मौके तलाश रही है। तो उपराष्ट्रपति के तौर पर नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, लेकिन इसकी संभावनाएं मुझे लगता है कि 2-5% भी नहीं है। ये सिर्फ मगजमारी वाली, जिसको मैं बोलूंगा कि चर्चाएं हैं, भैया चलो नाम घुमा दो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं और 2-4 पोस्ट बना लो, लाइक कमेंट बटोर लो, इससे ज्यादा नीतीश कुमार के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। चर्चाओं में तो शशि थरूर का नाम भी आ गया भाई साहब। अब पता नहीं ये नाम कौन निकाल कर ले आता है। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी अपने नाम देती है तो खुद उस व्यक्ति को नहीं पता होता है कि मैं उम्मीदवार था, नाम ऐसा जाता है। लेकिन शशि थरूर को भी कहा जा रहा है, अरे भैया शशि थरूर का अगर भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाल ही करना होगा, उनकी योग्यता का इस्तेमाल करना होगा, तो भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्हें क्यों बैठाएगी? अपने आप में सोच से परे बात है कि शशि थरूर जो अभी फिलहाल कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी चर्चा आप देखिए, उनकी राजनीति अभी बहुत आगे पड़ी हुई है। संवैधानिक पद पर पहुंचने के बाद वो क्यों अपनी राजनीति पर एक अंकुश लगवाएंगे? देखिए, इस बात को समझिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे जो पद होते हैं, जो संवैधानिक पद होते हैं, इसके बाद राजनीति में जगह नहीं बचती है। कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, अगर एक आध आपको अपवाद मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इन पदों की गरिमा इतनी ऊंची होती है कि आप इन पदों पर बैठने के बाद दोबारा राजनीति में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो शशि थरूर इतनी बड़ी चूक तो करेंगे नहीं, ना तो भारतीय जनता पार्टी शशि थरूर के साथ ये चूक करेगी। तो ये नाम भी बेफिजूली में आगे बढ़ाया जा रहा है। अब असली चर्चा जिस नाम पर हो रही है, ये नाम है आरिफ मोहम्मद खान।
कभी कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले आरिफ मोहम्मद खान आज देश की राजनीति में एक ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के तौर पर शुमार है जिनकी कोई काट नहीं है, जिनकी विद्वता की कोई काट नहीं है, जिनकी दबंगई की कोई काट नहीं। जब केरल में थे आरिफ मोहम्मद खान साहब, तो केरल में उन्होंने जो वामपंथी वहां की सरकारें हैं उनके साथ जबरदस्त उनका टकराव सामने आया। यहां तक कि उन्होंने सीधे आरोप भी लगाया कि भैया मेरी जान के दुश्मन इन लोग बन गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। जब जहां जरूरत पड़ती थी तो आंदोलन होते थे तो वो राज्यपाल की हैसियत से खुद आंदोलन के बीच में चले जाते थे। वहां उन्होंने जबरदस्त तौर पर काम किया। इसके बाद उन्हें बिहार बुला लिया गया। बिहार में फिलहाल वो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की थी और इसके बाद स्टूडेंट की राजनीति से इन्होंने सियासत में प्रवेश किया था। सबसे पहले कांग्रेस का दामन थामा था इन्होंने 80 के दशक में, लेकिन जब राजीव गांधी ने शाहबानो वाले मामले में अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए किया, तब आरिफ मोहम्मद खान ने कांग्रेस के साथ अपने रास्ते अलग कर लिए थे। ये 1986 की बात है और शाहबानो को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया था, जिसमें ट्रिपल तलाक को लेकर ये पूरा फैसला सामने आया था और कहा गया था कि भैया अगर आप तलाक देते हैं तो आपको खाना जो खर्चा होता है वो तलाक के बाद तमाम चीज़ें आपको हर्जाना देना होगा। और इसके बाद राजीव गांधी सरकार तो कानून ही ले आई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए। तब आरिफ मोहम्मद खान ने केंद्रीय मंत्री पद को ठोकर मार दी थी। अब आप देखिए, ना तो तब भारतीय जनता पार्टी का उतना बड़ा वजूद था, ना उतना बड़ा वर्चस्व था, भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं था, लेकिन तब भी आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी विचारधारा से समझौता नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला मुसलमानों का इस्तेमाल है, मुसलमानों के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं का पूरी तरह से शोषण है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद ठुकरा दिया और उन्होंने इसके बाद जनता दल का साथ चुना। जनता दल से कुछ दिन रहे, उसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ चुना और 2000 के दशक में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। अब आप समझिए कि एक ऐसा राजनेता जिसके नाम पर चर्चा हो रही है, ना तो उसे पद का लालच है, ना तो उसे अपनी विचारधारा को दबाने की कोई जरूरत है, जिसने कांग्रेस के उफान में कांग्रेस को छोड़ा हो। आप सोच लीजिए कि उसकी राष्ट्रवादी विचारधारा कितनी मजबूत नहीं होगी, आरिफ मोहम्मद खान। और इसके बाद आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया, उसका आरिफ मोहम्मद खान ने फिर समर्थन किया था। तो ये बात तो उन्होंने 1986 में कह दी थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में की थी। आरिफ मोहम्मद खान एक बहुत बड़े इस्लामिक रिफॉर्मर हैं। आप देखिए कि एक तरफ कट्टरपंथी मुस्लिम विचारधारा है और एक तरफ है वैज्ञानिक मुस्लिम विचारधारा। आरिफ मोहम्मद खान हमेशा से इस बात के पक्षधर रहे हैं कि मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा से जुड़ना चाहिए, मुस्लिमों को वैज्ञानिक शिक्षा से जुड़ना चाहिए। लगातार वो किताबें भी लिखते रहते हैं, कुरान की आयतों पर उन्होंने रिसर्च कर रखा है, वाइस चांसलर रहे हैं, तो उनकी विद्वता का तो कोई जोड़ ही नहीं है। उनके साथ डिबेट में अगर आप मुस्लिम पक्षों को रखेंगे तो वो साबित कर देंगे कि भैया कहां खामी है और किस तरह से ये पूरे मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए एक कट्टरपंथी विचारधारा का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर आरिफ मोहम्मद खान पर चर्चा शुरू हो गई है। उनकी योग्यता को देखते हुए आरिफ मोहम्मद खान, आप देखिए कि एक मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके वो राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं। अब जब मैं हिंदूवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका जो संबंध है ये सनातन धर्म से नहीं होता है, इसका संबंध यहां पर भारतीय संस्कृति से है, इंडियन कल्चर से है, जिसके बहुत बड़े पक्षधर आरिफ मोहम्मद खान हैं। वो राम मंदिर भी जाते हैं, वो मस्जिद भी जाते हैं, वो कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं। खास तौर पर आपको एक बात जो आरिफ मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पता होगी वो मैं आपको बता देता हूं कि आरिफ मोहम्मद साहब जब पूरे देश में एक मुस्लिम वर्ग है, जिसमें मैं नाम लूंगा कि ओवैसी भी हैं जो हाल ही में गए थे, तो वो तमाम जगह घूमे थे। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का जो डेलीगेशन गया था पहलगाम अटैक को लेकर, पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर, उसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया था, सराहनीय काम भी किया था। लेकिन एक जगह जब वो पहुंचे थे और वंदे मातरम वहां पर नारे लगाए गए तो ओवैसी भी चुप रहे। राष्ट्रवादी विचारधारा ओवैसी की नजर आई, लेकिन यहां पर वंदे मातरम के साथ उन्होंने समझौता नहीं किया था। दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं
जिन्होंने वंदे मातरम को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। अब आप सोचिए कि इस तरह की विचारधारा देश के लिए आज कितनी जरूरी है। और अब जब चर्चा हो रही है कि भाई अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता था, सरकार को भी नहीं पता था कि धनखड़ साहब अचानक क्यों इस्तीफा दे देंगे। अब उनका स्वास्थ्य कारण आ गया तो इस्तीफा सामने आ गया, तो अब नए नाम की तलाश की जा रही है। अब इस नए नाम में बिहार के मौजूदा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है और इसकी कई बड़ी वजह हैं। राजनीतिक मायने भी हैं, एक मायना यह भी है जो पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष घेरता रहता है कि आपने किसी भी अल्पसंख्यक, खास तौर पर मुस्लिम नेता को सरकार में कोई बहुत बड़ा पद नहीं दिया। शहनवाज हुसैन जैसे जो नेता थे वो भी इस वक्त कोई बहुत बड़े पद में नहीं है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई आरिफ मोहम्मद इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी उन पर विचार कर सकती है। दूसरा, आरिफ मोहम्मद खान का नाम लेकर सामने आया जाएगा तो विपक्ष मजबूर हो जाएगा। ना तो कांग्रेस विरोध कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस अगर विरोध करती है तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका विरोध कांग्रेस कैसे कर सकती है, उनका वोट बैंक होता है। टीएमसी विरोध नहीं कर पाएगी, आरजेडी विरोध नहीं कर पाएगी, जेडीयू और टीडीपी जो एनडीए के सहयोगी हैं उनका एक जनाधार भी माना जाता है, मुस्लिम वोट बैंक है, तो वो भी खुश हो जाएगा। दूसरी बात, जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें आप देखिए कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है सीधे तौर पर वो प्रभावित करता है हार जीत का फैसला। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो चुनावी दृष्टि से भी आरिफ मोहम्मद खान का उपराष्ट्रपति पद के तौर पर अगर ताजपोशी की जाती है, उम्मीदवारी तय की जाती है, तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती लेकर सामने आने वाला कदम होगा। और अगर इन तमाम चुनावी परिदृश्यों को अलग कर दें, चुनावी नजरिए को अलग कर दें, तो जो सबसे बड़ी बात होगी, राज्यसभा में आरिफ मोहम्मद खान की ताजपोशी होती है सभापति के तौर पर, तो आप समझिए कि सरकार आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े बिल लेकर आने वाली है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। यूसीसी की चर्चा हो रही है, जुडिशरी रिफॉर्म्स की चर्चा हो रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्स की चर्चा हो रही है, और इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो अंदर ही अंदर टॉप सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं। वहां पर आरिफ मोहम्मद खान सबसे सूटेबल कैंडिडेट सरकार के लिए साबित हो सकते हैं। अब इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मायने भी हैं। पाकिस्तान के मसले को लेकर जब भी चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाने लगता है कि भाई सरकार जो है ये हिंदूवादी सरकार है, ये पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इसलिए आरोप लगाती है कि ये मुस्लिमों का समर्थन नहीं करती है, तमाम बातें निकल कर सामने आती हैं। ओवैसी को जब अभी पहलगाम के इस पूरे मामले को लेकर डेलीगेशन में भेजा गया तो खुद विपक्ष हमारे देश में ये बात कहने लगा। तो ऐसे में अगर सरकार उपराष्ट्रपति के पद पर एक आरिफ मोहम्मद खान को मोहम्मद आरिफ को जिम्मेदारी देती है तो एक बहुत बड़ा संदेश भी होगा। और मुझे लगता है कि सरकार इस पर सोच भी सकती है, क्योंकि देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रही है। जितने भी इस्लामिक रिफॉर्म्स किए गए हैं आप देखिए 11 सालों में, वो किसी भी सरकार ने मुस्लिमों के लिए नहीं किए, चाहे वो वक्फ संशोधन हो, चाहे फिर वो 3 तलाक हो, चाहे वो हिजाब की बात हो, हर मसले पर सरकार ने मुस्लिमों का पक्ष रखा है। मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया है। ये अलबत्ता अलग बात है कि विपक्ष हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुस्लिम विरोधी बताता रहा है, हिंदूवादी सरकार बताता रहा है। इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व की विचारधारा की सरकार है और हिंदुओं के लिए काम करती है। राम मंदिर जैसे मुद्दे और राष्ट्रवाद की विचारधारा भाजपा की अपनी एक नींव है, लेकिन भाजपा ने कभी भी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया, ये बात भी एकदम सच है। भाजपा वो फैसले लाती है जिससे मुस्लिमों का उद्धार हो सके। भैया कट्टरपंथी विचारधारा छोड़कर राष्ट्र की नीति में लग जाइए, ये भाजपा काम करती है। आरिफ मोहम्मद खान इसके लिए सबसे बड़े अगुवा साबित हो सकते हैं। तो नाम तो निकल कर आ रहा है, हालांकि अब इस नाम पर कितनी सहमति बनेगी, कितनी चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर नाम निकल कर आया है तो बात अंदर होनी शुरू हो गई है। बस अब देखना होगा कि क्या नाम को लेकर जो ऐलान है आधिकारिक वो होता है या थोड़ा सा भी इंतजार रहेगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ